नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको विदित है कि इस समय हम अपने इस चैनल पर पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य के इतिहास में भी दोस्तों हमने आधुनिक काल आरंभ कर दिया था और इससे पूर्व की कक्षा में हमने आधुनिक काल का परिचय पढ़ा। दोस्तों आज की कक्षा से हम पढ़ेंगे आधुनिक काल के जो उप विभाजन किए गए हैं, जैसा कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, नई कविता आदि के जो उप विभाजन है उनको हम एक एक को विस्तृत रूप से समझते चलेंगे। दोस्तों आज का जो हमारा विषय है, आज का हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों आधुनिक काल के उप विभाजनों में जो प्रथम उप विभाजन है भारतेंदु युग, उसके विषय में हम उसका परिचय भारतेंदु जी का और उस युग का प्लस उनकी रचनाएं आदि हम आज की कक्षा में डिस्कस करेंगे। भारतेंदु युग का परिचय, उसकी प्रवृत्तियां और हिंदी खड़ी बोली के विषय में। तो आइए दोस्तों आज की हमारी कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि आधुनिक काल का समय दोस्तों 1850 ईस्वी से अब तक का माना जाता है। उसमें जो इसके उप विभाजन किए उसमें भारतेंदु युग पहला उप विभाजन है दोस्तों, भारतेंदु युग, जिसका समय है सन 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का समय। 1850 से 1900 का जो समय है वो भारतेंदु जी का समय या भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों माना जाता है कि 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ और उनके जन्म से इस युग का प्रवर्तन माना जाता है। भारतेंदु युग का प्रारंभ हरिश्चंद्र के जन्म काल 1850 ईस्वी से एवं समाप्ति काल सरस्वती पत्रिका, जिसका संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा 1903 से आरंभ किया गया। हालांकि ये पत्रिका 1900 से ही प्रारंभ हो गई थी। तो इसका समाप्ति काल सरस्वती पत्रिका के आविर्भाव काल अर्थात 1900 ईस्वी तक माना जाता है। कहने का मतलब दोस्तों भारतेंदु युग है उसका प्रारंभिक समय तो 1950 ईस्वी है और इसका जो अंतिम समय है वो 1900 ईस्वी तक माना जाता है। दोस्तों इसी क्रम में इस युग का नामकरण हिंदी नव जागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया है। दोस्तों भारतेंदु युग का जो नामकरण है वो हमारे हिंदी नव जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। उन्हीं के नाम के आधार पर इस युग का नामकरण किया गया है भारतेंदु युग। रीति काल में जो साहित्य दरबारी संस्कृति का काव्य बनकर रह गया था, भारतेंदु युग में पुनः वह जन काव्य या आम व्यक्ति का काव्य बनने लगा था। दोस्तों रीति काल में जैसे भक्ति काल के बाद जैसे रीति काल प्रारंभ हुआ 1700 से और 1900 के मध्य, विक्रम संवत 1700 से 1900 के मध्य, तो उस काल में जो हमारा हिंदी साहित्य का रचनाओं का विषय था, काव्य था, उसका मूल उद्देश्य राजाओं की मनोवृत्ति को या राजाओं की मानसिकता को शांत करना ही था। उन्हीं को आधार में लेके अधिक रचनाएं लिखी गई। लेकिन भारतेंदु युग में दोस्तों पुनः जन काव्य या आम व्यक्ति का काव्य रचने लगा था। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे हिंदी साहित्य का पुनर्जागरण काल कहकर पुकारा है। पुनः जागृति प्राप्त की थी, जनता में पुनः जागृति चेतना लाने का कार्य इस युग में इस काव्य में किया गया। इसलिए डॉक्टर नगेंद्र ने इसे हिंदी साहित्य का पुनर्जागरण काल कहकर पुकारा है कि ये हिंदी साहित्य का पुनः जागरण काल था। इस युग में पद्य काव्य रचना के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग एवं गद्य काव्य रचना के लिए खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया जाता था। दोस्तों भारतेंदु युग से ही गद्य आरंभ होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को गद्य का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी में सर्वप्रथम गद्य का आरंभ किया आधुनिक काल से, भारतेंदु युग से। तो उस समय की प्रवृत्ति थी कि जो पद्य लिखा जाता था तो पद्य की रचनाओं में ब्रजभाषा का प्रयोग होता था और गद्य की रचनाओं में
आपके खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग करने लगे थे लोग। इसी क्रम में भारतेंदु युगीन काव्य में प्राचीन और नवीन का या प्राचीन और नवीन काव्य प्रवृत्तियों का मिश्रण मिलता है। यानी कि भारतेंदु युग का जो काव्य वो ऐसा, उसमें प्राचीन काव्य प्रवृत्तियां और नवीन काव्य प्रवृत्तियां एक दूसरे से मिल गई थी दोस्तों, इनका मिश्रण मिलता है। अर्थात इस काव्य में सभी प्रकार की काव्य विद्याओं का प्रयोग किया जाने लगा था। यानी कि जैसे ही अपना आधुनिक काल आरंभ होता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी अल्पायु में ही, मात्र 35 वर्ष का जीवन काल उनका था दोस्तों, लेकिन उसमें उन्होंने 175 से ऊपर रचनाएं की। यानी कि बहुत बड़ा साहित्य हमारे हिंदी साहित्य को दिया, और जो साहित्य उन्होंने दिया वो सभी विद्याओं में था। उसमें आपके पद्य भी था, गद्य भी था, यथार्थ, कहानी, नाटक, रिपोर्टाज आदि रचनाएं इनकी, यानी कि कई विद्याएं इनकी उस युग की है दोस्तों। तो भारतेंदु युगीन काव्य में प्राचीन और जो नवीन काव्य प्रवृत्तियां हैं उनका मिश्रण मिलता है। इस काव्य में सभी प्रकार की काव्य विद्याओं का प्रयोग विद्वानों द्वारा या कवियों द्वारा किया गया दोस्तों। अब थोड़ा सा परिचय हम यहाँ आधुनिक युग में भारतेंदु युग के साथ साथ खड़ी बोली हिंदी से संबंधित कुछ मुख्य तथ्यों को जान लेते हैं दोस्तों, क्योंकि यहीं से यथार्थ भारतेंदु युग से ही खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग गद्य रचनाओं में किया जाने लगा था। हालांकि खड़ी बोली को पद्य में प्रयोग में लेने का कार्य द्वितीय युग से आरंभ हुआ था दोस्तों। पद्य में भी खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग करने लगे थे कवि लोग, महावीर प्रसाद द्विवेदी के कहने पर, समझाने पर। तो उसमें हम अगले जो युग है अर्थात अगला जो उप विभाजन है उसमें हम ये देखते हैं। पहले यहाँ जो गद्य में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया जाने लगा था, तो खड़ी बोली से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य देखते हैं दोस्तों। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम प्रतिष्ठित कवि अमीर खुसरो हैं। इन्होंने पहेलियां, मुकरियां, खुशने आदि के माध्यम से लोगों का मनोरंजन किया। इन्होंने खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम मनोरंजन परक रचनाएं लिखी दोस्तों। खड़ी बोली हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कोई कवि है तो वो दोस्तों अमीर खुसरो है। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम प्रतिष्ठित कवि अमीर खुसरो, जिन्होंने मनोरंजन परक साहित्य लिखा। उत्तर भारत में खड़ी बोली को अपने साहित्य का माध्यम बनाने वाले प्रथम साहित्यकार है गंग भाट, कवि गंग, जो अकबर के दरबारी कवि थे दोस्तों। 17वीं शताब्दी में इनकी रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा, जो कि एक गद्य काव्य है। इसमें इन्होंने सर्वप्रथम खड़ी बोली का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया। उत्तर भारत में सर्वप्रथम खड़ी बोली को अपने साहित्य का माध्यम बनाने वाले प्रथम साहित्यकार है गंग भाट, जिनका समय 17वीं सदी माना जाता है। इन्होंने चंद छंद वर्णन की महिमा नामक रचना गद्य खड़ी बोली हिंदी में लिखी दोस्तों। इसी क्रम में दक्षिणी भारत में खड़ी बोली में साहित्य सृजन करने वाले साहित्यकार मुल्ला बजही माने जाते हैं, जिन्होंने दक्षिण भारत में खड़ी बोली हिंदी में साहित्य रचना की। इनकी रचना है शबरस और कुतुब मुश्तरी। इनकी वो रचनाएं हैं जो खड़ी बोली हिंदी में रची गई दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक राम प्रसाद निरंजनी है दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना था कि शुद्ध और परिमार्जित, साफ सुथरी जो खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम जिस कवि ने किया वो कवि थे दोस्तों राम प्रसाद निरंजनी। इनका मानना था कि सर्वप्रथम परिमार्जित खड़ी बोली का प्रयोग राम प्रसाद निरंजनी ने अपनी रचना भाषा योग वशिष्ठ में, जो कि 1741 ईस्वी में रची गई, इसमें किया था। भाषा योग्य वशिष्ठ जो इनकी रचना थी उसमें राम प्रसाद निरंजनी ने परिमार्जित खड़ी बोली का प्रयोग किया। खड़ी बोली हिंदी का एक अन्य नाम कौरवी भी है दोस्तों। इसे कौरवी नाम से भी पुकारा जाता है। खड़ी बोली हिंदी को कौरवी नाम से भी पुकारते हैं।
खड़ी बोली गद्य रचना के प्रवर्तक में विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली संस्था। खड़ी बोली गद्य और अन्य जो गद्य रचनाओं के प्रवर्तन में और उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली कोई संस्था थी दोस्तों उस समय, तो वो संस्था का नाम है फोर्ट विलियम कॉलेज, जो ये कलकत्ता में था दोस्तों। इसकी स्थापना वर्ष सन 1800 ईस्वी में की गई। यूजीसी नेट और फर्स्ट ग्रेड आदि में ये प्रश्न अधिक रिपीट होता है दोस्तों कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष है सन 1800 ईस्वी और इसका स्थान है कलकत्ता। इसे ध्यान में रखना है दोस्तों। तो खड़ी बोली हिंदी के विषय में हमने ये देखा। आगे खड़ी बोली गद्य रचना के प्रवर्तक व विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली संस्था है दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता और इसका स्थापना वर्ष है 1800 ईस्वी। इसका स्थापना वर्ष है दोस्तों 1800 ईस्वी। इसी क्रम में खड़ी बोली गद्य के विकास में या प्रवर्तन में योगदान देने वाली संस्था तो देखी दोस्तों, लेकिन इसमें 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली गद्य का प्रवर्तन करने वाले 4 प्रमुख लेखक थे। उस समय के 4 प्रमुख लेखक थे दोस्तों जिन्होंने खड़ी बोली हिंदी के प्रवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पहले हैं सदल मिश्र। सदल मिश्र की रचना का नाम है नासिकेतोपाख्यान, जिसे चंद्रावती नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। सदल मिश्र की रचना थी नासिकेतोपाख्यान, चंद्रावती नाम से भी जानी जाती है। दूसरे विद्वान है लल्लू लाल। लल्लू लाल की रचना का नाम है दोस्तों प्रेम सागर। इनकी रचना का नाम था प्रेम सागर। इसी क्रम में तीसरे विद्वान थे मुंशी सदा सुखलाल। मुंशी सदा सुखलाल नियाज। मुंशी सदा सुखलाल नियाज, जिनकी रचना का नाम था सुख सागर। और चौथे विद्वान थे सैयद इंसा अल्लाह खां, जिनकी रचना का नाम था रानी केतकी की कहानी, जिसे उदयभान चरित के नाम से भी जाना जाता था। तो दोस्तों ये 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली गद्य का प्रवर्तन करने वाले 4 प्रमुख लेखक थे, जिनमें सदल मिश्र, लल्लू लाल, सदा सुखलाल और इंसा अल्लाह खां, ये चारों के नाम अग्रणी है दोस्तों। इसी क्रम में हिंदी के लिए खड़ी बोली का नामकरण सर्वप्रथम मुंशी लल्लू लाल द्वारा प्रेम सागर ग्रंथ की भूमिका में किया गया था। हिंदी के लिए खड़ी बोली का नामकरण सर्वप्रथम किया था लल्लू लाल ने अपनी रचना प्रेम सागर ग्रंथ की भूमिका में दोस्तों। तो यहां खड़ी बोली के विषय में हमने देखा। गिलक्रास्ट ने खड़ी बोली हिंदी को टकशाली भाषा कहा था। जॉन गिलक्रास्ट कहते हैं कि खड़ी बोली हिंदी एक टकशाली भाषा थी, जिसे टकसाल से गढ़ के प्रयोग में लिया जाता था। इसी क्रम में कविता में ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने का सशक्त आंदोलन सर्वप्रथम अयोध्या प्रसाद खत्री द्वारा चलाया गया था दोस्तों। कविता में ब्रजभाषा के स्थान पर, कविताओं में ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली हिंदी के प्रयोग को लेकर जो एक सशक्त शक्तिशाली आंदोलन का सर्वप्रथम आंदोलनकर्ता थे अयोध्या प्रसाद खत्री, जिन्होंने इस आंदोलन को उठाया दोस्तों और इसमें योगदान देने का, इसको आगे बढ़ाने का कार्य किया महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा। इस आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आगे जो अयोध्या प्रसाद खत्री का आंदोलन था उसे आगे बढ़ाया और द्विवेदी युग तक आते आते कविताओं में भी ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा दोस्तों। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने खड़ी बोली हिंदी के समर्थकों को हठी या मूर्ख कहकर पुकारा है। जगन्नाथ दास रत्नाकर कहते थे कि ये खड़ी बोली हिंदी के जो समर्थक है वो हठी और मूर्ख थे, इनका ऐसा कहना था। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भारतेंदु युग के काव्य को आदर्शवादी मुक्तक गीति काव्य परंपरा या आदर्शवादी मुक्तक गीति परंपरा काव्य कहकर पुकारा है।
कि आदर्शवादी मुक्तक गीति काव्य परंपरा का काव्य था, जो भारतेंदु का काव्य था दोस्तों। भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियां और विशेषताएं, जैसा कि हमें मालूम है दोस्तों कि भारतेंदु युग हमारे हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़ा बदलाव था। भारतेंदु युग से ही हमारे हिंदी साहित्य में बहुत कुछ बदल गया दोस्तों, जो कि आपके आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल तक बदलाव नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ, वो भारतेंदु युग में आके हुआ दोस्तों। तो इस समय की प्रमुख प्रवृत्तियां और विशेषताएं देखिए। पहली विशेषता है राष्ट्रीय जागरण की कविताएं। इस युग में राष्ट्रीय जागरण को महत्व दिया दोस्तों। राष्ट्रीयता का महत्व इस युग में आकर जनता को चेतन करने का, जनता में चेतना या जागृति लाने का कार्य कवियों ने किया। ये नव जागरण का काल भी कहलाता है दोस्तों। यहाँ नई नई जागृति पूर्ण या लोगों में चेतना लाने के लिए रचनाएं लिखी जाने लगी। सामाजिक चेतना, जो काव्य दरबारी काव्य बनकर रह गया था वो जन काव्य बना, समाज से जुड़ा इस युग में आके दोस्तों। भक्ति भावना का भी प्रादुर्भाव, भक्तिपूर्ण रचनाएं भी इस काल में लिखी गई। प्रकृति का सचित्र वर्णन, प्रकृति का सहचरी के रूप में वर्णन इस युग में किया। एक नई प्रकार की प्रवृत्ति विशेषता इस युग में थी दोस्तों, समस्या पूर्ति। समस्या पूर्ति अपने आप में एक विशेष प्रवृत्ति या विशेषता मानी जाती है कि किसी कवि द्वारा कोई काव्य की या रचना की एक लाइन बोल दी जाती है और उसको लेकर किसी कवि द्वारा पूरा काव्य या पद बनाया जाता था और वो कवि द्वारा बोले गई पद की लाइन को या रचना को अंत में रखा जाता था। ये समस्या पूर्ति कहलाता था दोस्तों। हास्य और व्यंग्यपूर्ण रचनाएं इस युग में लिखी गई दोस्तों। श्रृंगारिकता का भाव भी इस युग में था। ब्रज भाषा व खड़ी बोली का प्रयोग एक साथ इसमें किया, क्योंकि पद्य के लिए ब्रज भाषा और गद्य के लिए खड़ी बोली का प्रयोग। काव्यों में नवीन विषयों का समावेश। आधुनिक युग के भारतेंदु युग में सर्वप्रथम काव्य में नए नए विषयों का समावेश होने लगा था दोस्तों। पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन का दौर। इस युग में आकर अनेक विद्वान कवियों द्वारा, लगभग सभी विद्वान कवियों द्वारा जो प्रसिद्ध थे, प्रमुख थे, उनके द्वारा उस समय पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया जा रहा था। यानी कि प्रत्येक कवि अपने एक या दो पत्र पत्रिकाओं का संपादन उस युग में करते थे दोस्तों। गद्य का आविर्भाव काल, ये गद्य के आविर्भाव काल के नाम से भी जाना था, अर्थात सर्वप्रथम गद्य रचनाएं आधुनिक काल में भारतेंदु युग से ही लिखी जाने लगी दोस्तों। और इसकी अंतिम और प्रमुख विशेषता है दोस्तों प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य रचनाएं। यानी कि भारतेंदु युग में प्रबंध काव्य में महाकाव्य और खंड काव्य भी लिखे गए और मुक्तक रचनाएं भी इस युग में लिखी गई दोस्तों। तो इस प्रकार भारतेंदु युग का हमने प्रथम जो परिचय है वो देखा दोस्तों। अब इस युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हम आगामी कक्षा में पढ़ेंगे। उम्मीद है सभी मित्रों को अच्छा समझ में आया होगा। अगर दोस्तों कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट से बताएं और समाधान पाएं। अपने मित्रों को शेयर जरूर करें दोस्तों। सब्सक्राइब करते रहें, हमारे मनोबल को बढ़ाए रखें दोस्तों, और अच्छा पढ़े और सुगमता से आगे बढ़े। धन्यवाद दोस्तों।